हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आगे का नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 17। ठीक है, 17 सेक्शन के अंडर डेफिनेशंस के 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला होता है सैलरी, दूसरा होता है पर्क्विसाइट्स, तीसरा होता है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी में आपके सारे जो भी सैलरी के अंदर आएंगे, वेजेस वगैरह एवरीथिंग यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ इसमें आपके अलाउंसेस आएंगे। ठीक है, सैलरी में वो अलाउंसेस जुड़ते हैं जो कि इन कैश होते हैं। ठीक है, पर्क्विसाइट्स वही होते हैं, एक तरीके से अलाउंसेस ही होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको रिसीव होते हैं एज एन एम्प्लॉय के तौर पर। तो वो जो रिसीव्ड होते हैं वो बेनिफिट्स जो कि काइंड में है उनको पर्क्विसाइट कहते हैं, और जो कि कैश में है उनको अलाउंसेस कहते हैं, जो कि सैलरी हेड के अंदर आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला सैलरी, दूसरा पर्क्विसाइट्स एंड तीसरा प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सैलरी का। सैलरी में अब क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला वेजेस जो भी होंगी वो इंक्लूड होंगी। कोई एन्युटी या कोई भी आपको पेंशन रिसीव्ड हो रही है वो होंगी, ग्रेच्युटी रिसीव हो रहा है वो होगा, या किसी भी तरह की फीस या कमीशन या पर्क्विसाइट्स या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। सैलरी के अलावा आपको और भी यानी एडिशन में आपको कोई फीस या कमीशन या किसी भी तरह का पर्क्विसाइट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी रिसीव्ड हो रहा है, तो वो भी आपका सैलरी के अंदर ही इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, एनी एडवांस ऑफ सैलरी, कोई भी एडवांस है सैलरी का बट नॉट लोन नहीं है। आपको एडवांस में सैलरी बेशक रिसीव हो रही है, लेकिन वो एक तरीके से आपका लोन नहीं है कि आप कार या साइकिल या फिर स्कूटर या कोई भी हाउस परचेज करने के लिए लेते हो, उस तरह का वो लोन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एडवांस ऑफ सैलरी है वो सैलरी हेड में आएगी, अदर देन लोन फॉर परचेजिंग अ कार, साइकिल, स्कूटर और अ हाउस एसेट्रा। ठीक है, एनी पेमेंट, किसी भी तरह की अगर आपको पेमेंट जो है रिसीव्ड हो रही है बाय एन एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ बाय हिम। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका कि इसमें ये बोला है कि किसी भी तरह की पेमेंट एम्प्लॉय से रिसीव हुई। अब कैसे एम्प्लॉय से रिसीव्ड हुई? एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है, जैसे कि आप, ऐसा होता है कि महीने में मान लो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से ये बोला गया है, एग्रीमेंट में है कि आप महीने में 4 छुट्टियां ले सकते हो, और वही वहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो 4 छुट्टियां नहीं लेता, और नहीं लेता तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, कैश मिल जाता है कि आपने छुट्टी नहीं ली, तो एक एक्स्ट्रा बोनस जिसको हम कह सकते हैं वो मिलता है। अब वो बोनस जो है या वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो जो एम्प्लॉय ने लेनी थी, उसने अगर वो रिसीव नहीं की है, ठीक है, तो वो जो भी पेमेंट उसको रिसीव्ड होनी थी, हुई है मेनली एम्प्लॉयर को, तो वो भी सैलरी के अंदर इंक्लूड होगी एम्प्लॉयर की सैलरी वाले में। ठीक है, सैलरी हेड में ही एक तरीके से जो इंक्रीमेंट होता है ना वो इंक्लूड होगा कि हाँ ये वाला जो है अभी एम्प्लॉय ने उसको इन कैश नहीं कराया, जो एक वर्ड होता है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, सुना होगा, तो उन्होंने उसको इन कैश नहीं कराया तो वो एम्प्लॉयर के पास अभी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है the annual accretion to the balance at the credit of any employee participating in a recognized provident fund, employer's contribution in excess of 12% of the employee's salary and interest on the provident fund in excess of 9% rate। अब इसमें क्या बोला कि जब भी आप ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको पीएफ का एक हिस्सा परसेंट जो होता है वो एम्प्लॉय देता है, ठीक, सॉरी एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर पीएफ फंड में, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो 12% का अगर जो बेसिक सैलरी है उसका जो 12% है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 12% से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन रहता है तो वो टैक्सेबल होगा। 12% तक एग्जम्प्ट है, 12% से ज़्यादा वाला टैक्सेबल होगा, और अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं प्रोविडेंट फंड के ऊपर तो उस केस में 9.5% का रेट है। अगर इससे एक्सेस होगा तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर 9.5% तक का इंटरेस्ट जो है वो दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ट्रांसफर बैलेंस, ट्रांसफर बैलेंस का टैक्सेबल पोर्शन,
और कोई भी कंट्रीब्यूशन जो कि गवर्नमेंट ने या अदर एम्प्लॉय के द्वारा मेड किया गया है, बनाया गया है, कंट्रीब्यूशन किया गया है इन द प्रीवियस ईयर में टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय के अकाउंट में अंडर अ पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी आपका सैलरी हेड में आएगा। क्या जो भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने या कोई अदर एम्प्लॉयर ने दिया है प्रीवियस ईयर में अपने एम्प्लॉय को, तो वो जो है पेंशन स्कीम के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम है उसके अंडर यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा और ये जो है टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। सैलरी का किस तरह से कंप्यूटेशन होता है। सैलरी में मैंने एक चार्ट दिखा रखा है। सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी, अलाउंसेस आते हैं, परक्विसाइट्स आते हैं और आपके प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी आती है। जब आप इन सब का टोटल करोगे तो ग्रॉस सैलरी आएगी। ग्रॉस सैलरी में से जो भी डिडक्शंस होंगी उनको लेस करना है। डिडक्शंस कौन सी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये सारे के सारे डिडक्शंस हैं, इनको लेस करेंगे तो आपके टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब एक बार इसका प्रॉपर चार्ट देख लो कि क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज का कंप्यूटेशन कैसे करोगे, सैलरी या वेजेस जो भी होंगी। ठीक है, उसके बाद एडवांस सैलरी या कोई भी एरियर ऑफ सैलरी है, डीपी है या डीए है। ठीक है, डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस, बोनस है, फीस है, कमीशन है, कोई अलाउंसेस है, उसका सिर्फ टैक्सेबल पार्ट। समटाइम्स क्या होता है अलाउंसेस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला या तो वो फुली टैक्सेबल होंगे, दूसरा या तो वो फुली एग्जम्प्ट होंगे, तीसरा कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक वो टैक्सेबल होंगे और कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक वो एग्जम्प्ट होंगे। तो जो टैक्सेबल की जो लिमिट है थर्ड वाले पार्ट के अंदर, तो उसमें ये देखा जाएगा कितनी लिमिट तक वो टैक्सेबल है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर आएगा। इसी तरह से वैल्यू ऑफ परक्विसाइट्स, वो भी टैक्सेबल वाले पार्ट वाला ही आएगा यहाँ पर। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी और वेजेस, और साथ ही साथ अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अनलीव्ड अगर करी है उसकी इनकैशमेंट करा रहे हैं, तो जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा ड्यूरिंग द सर्विस एम्प्लॉय के केस में, क्योंकि उसको वो रिसीव होगा, उसने इनकैशमेंट करा ली अपनी अनलीव्ड की, तो यहाँ पर एम्प्लॉय के केस में आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर एम्प्लॉयर का जो है कंट्रीब्यूशन है तो वो 12% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 12% तक एग्जम्प्ट है, 12% से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। और ऐसे ही अगर हम उसका इंटरेस्ट की बात करें तो वो 9.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9.5% तक है तो वो एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट है ये सारे रिकॉग्नाइज्ड जो है रिटायरमेंट वाले हैं नीचे सारे। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, शेयर ऑफ द एम्प्लॉयर, कितना एम्प्लॉयर ने शेयर दिया, और इंटरेस्ट ऑन शेयर ऑफ एम्प्लॉयर, और इंटरेस्ट पर कितना शेयर दिया वो टैक्सेबल होगा। इनकैशमेंट ऑफ अनलीव्ड, यहाँ पे ग्रेच्युटी भी है, टैक्सेबल पार्ट लेंगे ग्रेच्युटी का भी, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। काफ़ी लिमिट तक एग्जम्प्ट होता है और काफ़ी आधा लिमिट जो भी होगा जो टैक्सेबल होगा वो यहाँ आ जाएगा और जो एग्जम्प्ट होगा वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, ये भी टैक्सेबल पार्ट है। जो भी टैक्सेबल पार्ट होगा और एग्जम्प्ट वाला अलग कर लोगे, टैक्सेबल वाला अलग कर लोगे, टैक्सेबल पार्ट यहाँ पर टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरीज के हेड में आ जाएगा। नेक्स्ट है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अब ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है यानी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट जो लेता है पर्सन, उसके लिए कोई भी कंपनसेशन पे की जाती है तो उसका टैक्सेबल पार्ट यहाँ पर टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है पेंशन। पेंशन टैक्सेबल पार्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, कितना टैक्सेबल पार्ट है, और पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। पेंशन का एक कम्यूटेड पेंशन जो भी होगी जो आपने कैलकुलेट की है, दूसरी वो पेंशन जो कि रिटायरमेंट तक जो भी है डेट की रिटायरमेंट से पहले। पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जब तक एंड नहीं होता प्रीवियस ईयर का, तो उस डेट तक, रिटायरमेंट के डेट तक जो भी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी वो यहाँ आएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। अब नेक्स्ट क्या आ गया, ये पूरा टोटल करोगे उसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी निकल कर आएगी। ग्रॉस सैलरी में से 3 ही डिडक्शन दी जाती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मैक्सिमम 50% तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मैक्सिमम 5000 तक का मिलता है, वो भी इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स, और नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ये सारी डिडक्शन कर दोगे ग्रॉस सैलरी में से, तो ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी बोल सकते हो इसको, या फिर हम साथ ही साथ इसको बोल सकते हैं टैक्सेबल
सैलरी, ठीक है, आप इसको टैक्सेबल सैलरी भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ इनकम फ्रॉम सैलरी भी। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी। पहला है लीव सैलरी। ये जो लीव सैलरी होती है ये रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम पर भी मिलती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। दूसरा इसका क्या नाम है, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। अगर एम्प्लॉय जो है वो इसको अवेल करता है, डज नॉट अवेल हिज अर्न लीव, अगर वो अवेल नहीं करता और रिसीव करता है कोई भी पेमेंट ऐसे, ठीक है, जो कि पेमेंट वो जो रिसीव कर रहा है एनी पीरियड ऑफ लीव while it continues to remain in service it is taxable in full। अगर वो इसको अवेल नहीं कर रहा, ठीक है, अर्न लीव को, और कोई ना कोई पेमेंट रिसीव कर रहा उसकी वजह, तो वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी पूरे तरीके से। लेकिन अगर वो if he encashes it not if it is it, ठीक है, it after retirement, अगर वो पर्सन, एक पर्सन होता है वो कहता है कि मुझे अर्न लीव ना देकर एक पेमेंट दे दी जाए, यानी वो मैं रिटायरमेंट के टाइम पर या जॉब लीविंग के टाइम पर नहीं लूँगा, मैं साथ के साथ ही कोई ना कोई पेमेंट लेता रहूँगा, तो वो जो पेमेंट वो लेता है वो पूरी टैक्सेबल होती है। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट के बाद या फिर जॉब को छोड़ने के बाद अपनी जो लीव होती है, अर्न लीव होती है, उसको इन कैश कराता है, तो वो अप टू द कुछ लिमिट तक क्या होता है, स्पेसिफाइड लिमिट तक वो एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट किया जाता है, और ये जो है ना पूरा एक डिटेल टॉपिक है रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, हम उसको यहाँ पर ना करके वहाँ पर करेंगे डिटेल में, ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कोई भी अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड की जा रही है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल अथॉरिटी या किसी भी लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ को, तो वो एग्जम्प्ट होगी इनकम टैक्स से पूरे तरीके से, फुली एग्जम्प्ट है, ठीक है। अगर हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कहें तो वो कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक ही एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। नेक्स्ट है पेंशन। वॉट एवर पेंशन इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा कोई भी पेंशन ली जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो चार्जेबल होगी अंडर द हेड सैलरीज। दूसरा पॉइंट, अदर फॉरेन पेंशन। अगर कोई भी पेंशन जो है रिसीव हो रही है इंडिया में उस पर्सन के बाय पर्सन्स लिविंग इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर अब्रॉड, इट विल बी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट बेसिस पर वो टैक्सेबल होगी। जैसे कि मान लो मैं यहाँ इंडिया में रहती थी, मैं अब्रॉड चली गई, कोई काम करा, मैंने कोई सर्विसेज वहाँ पर दी, उस सर्विसेज के चलते उन्होंने वहाँ पर क्या करा, मेरी पेंशन जो है वो बना दी, और वो जो पेंशन है मुझे अब यहाँ पर इंडिया में रिसीव होती है, ठीक है। मैं वहाँ से रिटायर हो गई, रिटायरमेंट होने के बाद वैसे ऐसा नहीं होता, पेंशन मिल जाती है, तो पेंशन अगर जो है मिल रही है मुझे यहाँ पर इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो पेंशन जो है टैक्सेबल होगी किस बेसिस पर, रिसिप्ट बेसिस पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, इफ इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर ये मेरे को बाहर ही मिल रही होती एंड देन रेमिटेड टू इंडिया, तब मैं उसको इंडिया लेकर आती तो भी वो टैक्सेबल होती, लेकिन किस केस में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के केस में टैक्सेबल होती, ना कि रिसिप्ट बेसिस में। बात वही है, मैंने सर्विसेज बाहर रेंडर करी, उसके वजह से मुझे कुछ पेंशन रिसीव्ड हो रही है, तो उस केस में वो टैक्सेबल होगी रिसिप्ट बेसिस पर, अगर मैं इंडिया में ही उसको रिसीव्ड कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने रिसीव भी आउटसाइड कर ली, लेकिन वापस ये है कि वो पैसा मैं रेमिटेड टू इंडिया लेकर आ रही हूँ, यानी वापस इंडिया में लेकर आ रही हूँ, तो उस केस में वो टैक्सेबल तो होगी, लेकिन किस केस में टैक्सेबल होगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है पेंशन वाला ही चल रहा है टॉपिक, उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी एंड पेंशन फ्रॉम यूएनओ। अगर किसी भी तरह की सैलरी मेरे को यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव हो रही है, कोई भी सैलरी या कोई भी पेंशन, तो उस केस में वो भी जो रिसीव हो रही है वो टोटली एग्जम्प्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवॉर्ड्स। अगर पेंशन जो है रिसीव हो रही है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा,
हु हैज़ बिन इन सर्विस, जो कि सर्विस में है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और उसको अवार्ड दिया गया है परमवीर चक्र का या महावीर चक्र का या वीर चक्र का या कोई अदर सच गैलेंट्री अवार्ड उसको मिला है, तो एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइज शॉल बी एग्जाम्ड। अगर वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को की तरफ से उनको मिला है इस तरह का अवार्ड, तो वो जो है वहाँ पर उनकी जो सैलरी होगी या जो पेंशन, मेनली जो पेंशन है वो एग्जाम्प्ट होगी पूरी। ठीक है। नेक्स्ट है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ अ पेंशन। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ अ पेंशन में क्या है कि स्पेसिफाइड लिमिट तक वो जो है वो एग्जाम्प्ट होगी, बाकी टैक्सेबल होगी। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड बैलेंस। व्हेन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज्ड फंड जो है आरपीएफ वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बन जाए, ठीक है, आरपीएफ बन जाए, अनरिकॉग्नाइज्ड वाला जो प्रोविडेंट फंड है वो रिकॉग्नाइज्ड बन जाए फर्स्ट टाइम, तो जो भी बैलेंस उसका ट्रांसफर होगा क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉयज पीएफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ इट्स रिकॉग्निशन इज कॉल्ड ट्रांसफर बैलेंस। जो भी उसका जो बैलेंस ट्रांसफर होगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड बैलेंस, और टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ट्रांसफर बैलेंस का जाएगा, द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ द एम्प्लॉय विल बी एग्रीगेट ऑफ द एनुअल एक्रीशंस। एग्रीगेट होगा यानी टोटल होगा कितनी उसको एनुअल एक्रीशंस मिल रही है उसका। ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स पेड बाय एन एम्प्लॉयर ऑन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। परक्विजिट्स की वैल्यू पर जो भी टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा, जैसे इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय है डराइविंग इनकम इन द नेचर ऑफ परक्विजिट, परक्विजिट के नेचर में वो इनकम को रिसीव कर रहा है, नॉट प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ मॉनेटरी पेमेंट, उसको मॉनेटरी पेमेंट नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि जो परक्विजिट होता है वो काइंड में होता है, उसको कुछ अलग कोई वैल्यूएबल थिंग दी जाती है, मॉनेटरी पेमेंट नहीं दी जाती। सो द टैक्स ऑन सच इनकम पेड बाय हिज एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ सच एम्प्लॉय शैल बी एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट हो सकता है। ठीक है। कब एग्जम्प्ट हो सकता है कि अगर वो जो उसको मॉनेटरी पेमेंट रिसीव्ड होने वाली है वो एम्प्लॉयर ने दे दी, ठीक है, उसके ऊपर जो टैक्स है अगर वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स के ऊपर, तो उस केस में वहाँ पर उसके लिए एग्जम्पशन है, एग्जम्प्ट है वो वैल्यू इनकम रिसीव्ड जो भी हुई है उसको। ठीक है। नेक्स्ट है अदर रिसिप्ट्स। पहला है फीस एंड कमीशन। ये जो है ये पे की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा उसके एम्प्लॉय को। क्यों पे की जाती है? कि अगर वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है लेकिन वो ओवर टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना, वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको फीस या कमीशन वगैरह दी जाती है, जो कि अदर देन जॉब होता है, उसकी जॉब से थोड़ा सा अलग काम होता है, तो वो लेकिन ओवर टाइम नहीं होता। ठीक है। अब इसका जो है ना बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है कि जो भी ओवर टाइम है, ओवर टाइम क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हो ना उसी में ही आप कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगाकर कुछ और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है वो उसकी जॉब से अलग होता है, तो उसके लिए उसको फीस या कमीशन दी जाती है, और ये जो है ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। नेक्स्ट है बोनस। बोनस जो है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, ये भी टैक्सेबल होता है एज अ रिसिप्ट। नेक्स्ट है एन्यूटी। एन्यूटी जो है रिसीव किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, और ये टैक्सेबल होता है सैलरी साइड के अंदर। इफ़ इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर वो जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो भी उस टाइम पर एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल होगा। बट इफ़ इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर, अगर फॉर्मर एम्प्लॉयर ने पेमेंट करी है तो वो टैक्सेबल होगा एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है। नेक्स्ट है कंपेंसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट और रिसिप्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर और अदर कंपनीज और लोकल अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये जो दोनों टॉपिक हैं आपके रिटायरमेंट चैप्टर में आने वाले हैं, बट ये अदर रिसिप्ट्स में थे तो मैंने लिख दिए, बाकी हम इसको डिटेल में वहीं करेंगे रिटायरमेंट चैप्टर में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलाउंसेस का। अलाउंसेस के आगे मैंने कैश भी लिख रखा है, इसका मतलब ये होता है अलाउंसेस और परक्विजिट्स। कभी भी आपसे कोई भी डिफरेंस पूछे, जो मेन डिफरेंस होता है अलाउंसेस और परक्विजिट्स के अंदर वो ये होता है कि अलाउंसेस जो होते हैं वो आपकी बेनिफिट्स जो आपको कैश में रिसीव हुए हैं वो वाले बेनिफिट्स अलाउंसेस होते हैं, लेकिन जो बेनिफिट्स आपको काइंड में रिसीव होते हैं उनको हम
जो है पर्क्विसाइड्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको कोई होटल फैसिलिटी दे दी गई, ठीक है, आपका रूम बुक कर लिया, सब कुछ हो गया, आपको कोई एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, किसी भी तरह की कार की फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो सारी फैसिलिटी आपकी क्या है, काइंड में है, कैश में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अलाउंसेस ऐसे दिए जा रहे हैं, जैसे HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ठीक है आपका, या फिर आपका HRA तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, ये सारे जो अलाउंसेस होते हैं कैश में होते हैं, ठीक है। अब देखो अलाउंसेस में क्या है, पेमेंट्स इन कैश, जो भी कैश में पेमेंट्स जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देगा मंथली, अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा, सैलरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा तो वो कौन से क्या होते हैं, वो अलाउंस होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फिक्स सम ऑफ मनी, फिक्स सम होती है मनी की जो पे की जाती है रेगुलरली इन कैश ऑफ सैलरी, सैलरी के एडिशन में, इन एडिशन टू सैलरी, फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कनेक्टेड विद द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉय, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को देने के लिए जो भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है एम्प्लॉय, उसको एक तरीके से कह सकते हो कि आप मोटिवेट वगैरह करने के लिए दी जाती है। अलाउंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस जो कि पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं, दूसरा अलाउंसेस जो कि अप टू द कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक ही टैक्सेबल होते हैं, बाकी एग्जम्प्ट होते हैं, और तीसरा फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस जो कि बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होते हैं, पूरे एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो हमारे पास टैक्सेबल अलाउंसेस में सबसे पहला है DNS अलाउंस एंड DNS पे। DNS अलाउंस जो है वो पे किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, जैसे अगर मान लो, ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए पे किया जाता है कि जैसे ही अगर कोई प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये पे किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। टू कॉम्पेंसेट for the rise in the price level, this amount is included in income under the head of salaries, ठीक है। नेक्स्ट है DNS पे एंड DNS अलाउंसेस ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के तौर पर ही इसको आपने ट्रीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ये आपके फुली टैक्सेबल होते हैं। फिक्स मेडिकल अलाउंस आपको मिल रहा है तो वो भी फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है आपका टिफ़िन अलाउंस, टिफ़िन अलाउंस में क्या होता है कि ये जो है अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लंच या रिफ्रेशमेंट वगैरह देता है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं मील अलाउंस एंड रिफ्रेशमेंट अलाउंस, और ये भी फुली टैक्सेबल अलाउंस है। इट इज़ फुली अलाउंस नहीं, इट इज़ फुली टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस में क्या होता है कि ये जो पूरे, एक तो पहली बात तो ये फुल टैक्सेबल है क्योंकि हम उन्हीं की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये फुली टैक्सेबल तब होते हैं जब ये दिए जाएं किसी लो पेड एम्प्लॉय को, किसको दिए जाए, किसी लो पेड एम्प्लॉय को, एंड नॉट बीइंग एन ऑफिसर, वो ऑफिसर नहीं होता। इट इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कोई मेडिकल डॉक्टर्स को ये अलाउंस मेनली दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर है, लेकिन क्या होता है मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी कई बार क्या होता है डिग्री जो होती है वो रद्द कर दी जाती है, बैन कर दिया जाता है, ठीक है। उनकी एक्चुअली डिग्री रद्द नहीं की जाती, बट ये होता है कि जैसे उनको ना ये बोल दिया जाता है कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके पास ये राइट नहीं है कि आप अपना प्राइवेट पर्पस के लिए, अपने प्राइवेट प्रैक्टिसेस के लिए अपने कोई भी क्लिनिक वगैरह खोलें, ठीक है। तो वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस से या प्राइवेट क्लिनिक से जो भी कमा सकते थे तो उनके लिए उनको अलाउंस दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बैन कर रखा है तो उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए अलाउंस दिया जाता है, और ये जो अलाउंस होता है ये भी फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है हिल अलाउंस। हिल अलाउंस में क्या होता है कि ये जो है उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो कि हिल एरियाज़ में वर्क कर रहे होते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्यों, हिली एरियाज़ में क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स, तो वहाँ पर उनको ये अलाउंस दिया जाता है और ये भी टैक्सेबल होता है, फुली टैक्सेबल होता है। कब होता है ये ध्यान रखना, इफ़ द प्लेस इज़ लोकेटेड एट लेस देन 1000 मीटर्स। अगर जो प्लेस है वो 1000 मीटर से भी कम में लोकेट है, उसकी जो हाइट है 1000 मीटर से कम है, तो उस केस में यहाँ पर ये जो अलाउंस है ये फुली टैक्सेबल होगा। अगर वो 1000 मीटर से ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी हाइट तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉर्डन अलाउंस और प्रोटोकॉल अलाउंस। बॉर्डन अलाउंस में क्या होता है, देखो
यहाँ पर दिस अलाउंसेस आर गिवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वर्किंग एज वार्डन ऑफ द हॉस्टल। हॉस्टल के अंदर जो वार्डन्स होते हैं उनको ये अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मेनली ये दिया जाता है। और वर्किंग एज प्रोटोकॉल इन द इंस्टीट्यूशन, प्रोटोकॉल की तरह अगर काम कर रहे हैं तो भी ये अलाउंस दिया जाता है और ये फुली टैक्सेबल होते हैं। अब प्रोटोकॉल अलाउंस का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल पर्सन कौन है? प्रोटोकॉल वो पर्सन है जो एग्जामिनेशन के टाइम पर सुपरवाइज करता है, कि स्टूडेंट्स को देखता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको एग्जामिन करता है सही से हो रहा है सब कुछ या नहीं हो रहा। तो वो जो पर्सन्स होते हैं उनको प्रोटोकॉल बोला जाता है। उनके काम के लिए वो जो है अलाउंस दिया जाता है, प्रोटोकॉल अलाउंस, वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है डेप्यूटेशन अलाउंस। किसी भी अगर एम्प्लॉय को बाहर परमानेंट प्लेस से, उसके परमानेंट प्लेस ऑफ सर्विस से कहीं दूसरे प्लेस पर भेज दिया जाता है या किसी इंस्टीट्यूशन पर भेज दिया जाता है कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो उसको एक अलाउंस दिया जाता है जो कि होता है डेप्यूटेशन अलाउंस, और ये भी फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है ओवर टाइम अलाउंस। अगर कोई पर्सन अपने जो भी एम्प्लॉय है वो अगर ज़्यादा नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम दिया जाता है, ओवर टाइम अलाउंस दिया जाता है एज एक्स्ट्रा वेज। तो ये भी फुली टैक्सेबल होता है। और ये कब दिया जाता है? जब वो अपनी ड्यूटी पर उसी जॉब के ऊपर एक्स्ट्रा काम कर रहा है। ये ध्यान रखना, उसी जॉब के ऊपर अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो वो ओवर टाइम अलाउंस कहलाया जाएगा। लेकिन अदर देन किसी जॉब के ऊपर कोई काम कर रहा है जो कि एम्प्लॉयर ने उसको कहा है, लेकिन वो ओवर टाइम नहीं है, तो वो फीस एंड कमीशन के अंदर आएगा इन अदर रिसिप्ट्स, ठीक है। और ये वाला जो ओवर टाइम अलाउंस होता है ये भी फुली टैक्सेबल होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अदर अलाउंसेस, लाइक आपका फैमिली अलाउंस है टू आर्म पर्सनल। आर्म पर्सनल का मतलब है, पर्सनल का मतलब ही एम्प्लॉय होता है, ठीक है। वाइल ऑन द फील्ड विदाउट फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ नहीं है वो। प्रोजेक्ट अलाउंस दिया जाता है, मैरिज अलाउंस दिया जाता है, रूरल अलाउंस दिया जाता है, टेलीफोन अलाउंस या फिर एजुकेशन अलाउंस, डिनर अलाउंस, हेल्थ अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस एक्सेट्रा। दीज आर टैक्सेबल। ये तब तक टैक्सेबल होंगे जब तक कि यहाँ वहाँ पर स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा होगा कि एग्जम्प्ट है। अगर एग्जम्प्ट नहीं लिखा है इनमें से किसी भी के आगे, तो इसका मतलब ये टैक्सेबल है और वो भी फुली टैक्सेबल है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में आपको फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस की करा रही हूँ, ठीक है। तो पहला है फॉरेन अलाउंस। ये जो अलाउंसेस जो हैं ये पे किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन सिटीज़न को जो कि बाहर रहते हैं, यानी बाहर सर्विस कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड के अंदर। तो ये पूरे के पूरे टैक्सेबल नहीं होते। और इन अलाउंस के एग्जांपल्स क्या हैं? चिल्ड्रन अलाउंस हो जाता है, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कार अलाउंस या एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये आपके फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस हैं। और ये जो एग्जम्पशन है ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल नहीं है और ना ही उन पर्सन्स को अवेलेबल है जो कि सिटीजन्स ही नहीं है इंडिया के। जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को है, ठीक है, उन्हीं को अलाउ है, उन्हीं के लिए एग्जाम्प्ट होगा। जो सिटीजन ही नहीं है इंडिया के उनके लिए ये एग्जाम्प्ट नहीं है। नेक्स्ट है सैंक्चुअरी अलाउंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। कोई भी अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किसी भी तरह का अलाउंस दिया जाता है तो वो फुली एग्जाम्प्ट होगा टैक्स से। नेक्स्ट है अलाउंस फ्रॉम यूएनओ। यूएनओ की तरफ से कौन सा अलाउंस मिलता है? अगर कोई भी अलाउंस मिलता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी एम्प्लॉय को तो वो फुली एग्जम्प्ट होगा टैक्स से। पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, ठीक है। पर डीम अलाउंस, ये जो पर डीम अलाउंस है ये पे किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ यूज़ ऑफ होटल। अगर किसी भी तरह से आप होटल या बोर्डिंग या लॉजिंग फैसिलिटी यूज़ कर रहा है एम्प्लॉय, ठीक है, एनी सरप्लस अकॉर्डिंग टू हिम फ्रॉम सच अलाउंस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये जो भी यूज़ कर रहा है एम्प्लॉय, ठीक है, तो उस केस में जितना भी अलाउंस उसको रिसीव होता है वो पूरे की पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है। क्लियर है? आज हम यहीं तक का ही टॉपिक क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे से नेक्स्ट टॉपिक। एक्चुअली इस वीडियो में मैंने अलाउंस के सिर्फ 2 पार्ट बताए हैं। तीसरा पार्ट जो है उसमें क्या है, स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जम्प्ट है, तो हम उसको देखेंगे कि किस तरह से होता है और उसके कुछ जो भी प्रैक्टिकल बनते होंगे वो मैं साथ के साथ ही वहीं पे करा दूंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी सोशल मीडिया आपके अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए कि और भी लोगों को बेनिफिट हो सके। और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।